हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिंदी पेडागोगी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ये आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, द्विभाषी शिक्षा में बिक्स और क्लैप के बीच मुख्य अंतर क्या है? अब ये बिक्स और क्लैप क्या है? बिक्स का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, यानी मौलिक अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल। इसका अर्थ होता है यह रोज़मर्रा की बातचीत में प्रयोग की जाती है, आम बोल चाल की भाषा में प्रयोग की जाती है। आप अपने दैनिक दिनचर्या में जो भाषा यूज़ करते हैं वही है बिक्स। ध्यान रखिएगा, बिक्स से पहला क्या इसका बी से मतलब हुआ बेसिक। इस तरह ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और क्लैप की फुल फॉर्म है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसका हिंदी में मतलब होता है ज्ञानात्मक शैक्षिक भाषा दक्षता, यानी यह जो भाषा है यह उच्च स्तर की भाषा कौशल है जो शैक्षिक और बौद्धिक परिवेशों में उपयोगी होती है। इसमें विश्लेषणात्मक सोच, समीक्षा करना, वैज्ञानिक और शैक्षिक विषयों पर चर्चा करके अपने जो विचार हैं वह प्रकट किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों में यही अंतर है। इससे क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं। अब देखिए, हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द्विभाषी शिक्षा में बिक्स और क्लैप में मुख्य अंतर क्या है? बिक्स जो है शैक्षिक संदर्भ में उपयोगी होती है, जबकि क्लैप सामाजिक संदर्भ में। बिक्स सामाजिक संदर्भ में उपयोगी होती है, जबकि क्लैप शैक्षिक संदर्भ में। बिक्स और क्लैप दोनों ही शैक्षिक संदर्भ में उपयोगी होती है। बिक्स और क्लैप दोनों ही सामाजिक संदर्भ में उपयोगी होती हैं। अब ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया। अभी मैंने आपको बताया ना, विक्स जो है यह सामाजिक संदर्भ में उपयोगी होती है। जब हम रोज़मर्रा की बातचीत में इसका यूज़ करेंगे तभी तो होगा ना सामाजिक संदर्भ। इस तरह ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर बी सही है। अगला देखिए, किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? भाषा अद्वितीय है, भाषा वाचिक है, भाषा यादृच्छिक है, भाषा गतिशील है। किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है, यह कथन संबंधित है, भाषा यादृच्छिक है। ऑप्शन सी सही है। यादृच्छिक का मतलब होता है ऐच्छिक, भाषा ऐच्छिक है, यानी आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। अब ये जो परिभाषा कह रही है इसका मतलब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे न्यूटन का लॉ, न्यूटन ने अपने नाम पर ही लिख दिया ना, अपने नियम का जो नाम है अपने नाम पर ही दे दिया। तो इसका कोई संबंध है न्यूटन के लॉ से? न्यूटन का कोई संबंध है? जो न्यूटन नाम है इसका कोई संबंध है? नहीं संबंध है ना। तो ये अपनी इच्छा अनुसार न्यूटन ने नाम रख दिया था। ध्यान रखिएगा इस तरह। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, भाषा क्या है? भाषा एक कृत्रिम व्यवस्था है, आर्टिफिशियल है भाषा? नहीं। भाषा नियम द्वारा शासित व्यवस्था है। भाषा एक व्याकरणिक व्यवस्था है। भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियम है। तो इसमें सबसे तर्कसंगत आंसर होगा भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियम है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक अध्यापक ने कक्षा में दीवारों पर चार्ट और ड्राइंग लगाई, शिक्षार्थियों के काम को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया। कक्षा बहुत सी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों के घर की भाषा में लिखे। अध्यापक ने किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया? जो ये दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं यह किस प्रकार के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं निवेश समृद्ध परिवेश के अंतर्गत, जिसे हम प्रिंट समृद्ध माहौल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए,
एक बच्चे द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। इसी तरह से वह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलता है। भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है इस क्वेश्चन में? परिवेशीय पक्ष, अनौपचारिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष या सामाजिक पक्ष? एक बच्चे द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा अलग होती है और इसी तरह वह अपनी माँ के साथ भी अलग भाषा का प्रयोग करता है। तो ये कौन सा पक्ष है? ये सामाजिक पक्ष है। यानी जिस प्रकार का परिवेश है उस प्रकार की उसकी भाषा परिवर्तित हो रही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर परिवेशीय पक्ष भी दिया है लेकिन ये नहीं होगा, सामाजिक पक्ष होगा। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। बच्चे अपनी रुचियों के अनुसार सीखते हैं। बच्चे निष्क्रिय गतिविधियों की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से अधिक सीखते हैं। बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भों में सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। ध्यान रखिएगा, यह सबसे ज़्यादा तर्कसंगत आंसर है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, 2-3 माह की शिशु एकल स्वर जैसी ध्वनियाँ निकालती है। भाषा विकास के इस चरण को आप किस नाम से संबोधित करेंगे? कूजन, एक शब्दीय वाक्य, बबलाना या एक शब्द? 2-3 महीने की जो शिशु है वह एकल स्वर जैसी ध्वनि निकालती है, तो यह भाषा विकास के कूजन से संबंधित है। कूजन जो है यह भाषा विकास का पहला चरण है। 2-3 माह का शिशु है तो वह क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा, बस रोता ही रहता है। तो वही यहाँ बताया गया। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? श्रवण और पठन उत्पादक कौशल है। श्रवण और वाचन ग्राह्य कौशल है। श्रवण उत्पादक कौशल है पर पठन ग्राह्य कौशल है। श्रवण ग्राह्य कौशल है जबकि वाचन उत्पादक कौशल है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। उत्पादक कौशल कौन कौन से होते हैं? बोलना और लिखना उत्पादक कौशल के अंतर्गत आता है और ग्राह्य कौशल के अंतर्गत आता है पढ़ना और सुनना। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आएं। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं? शिक्षण सामग्री है, वास्तविक वस्तुएं हैं, वास्तविक सामग्री है या प्रदत्त कार्य है? भाषा शिक्षण की दृष्टि से ये खिलौने हैं वास्तविक सामग्री, जिसे रियलिया भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी। अगला देखिए, पुस्तकालय के सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं। वे किस प्रकार के पठन में संलग्न हैं? गहन पठन, बारीकी से पठन, विस्तृत पठन या चुनौतीपूर्ण पठन? बताइए इस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। विस्तृत पठन में विद्यार्थी संलग्न हैं। अगला देखिए, सोनिया दिल्ली पर पाठ पढ़ाती है। विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। लाल किला में शोर क्यों नहीं था? भारत की राजधानी क्यों कहा जाता है दिल्ली को? निम्नलिखित में से कौन सा आ व ब प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित करता है? यानी ये प्रश्न किस प्रकृति के अंतर्गत आते हैं? पुनर्वृत्त्यात्मक प्रश्न, कालांतरित प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न? यह जो है बोधात्मक प्रश्न के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिएगा।
पाठ पढ़ाने के बाद सोनिया ने बच्चों से प्रश्न किया तो वह यह जानना चाह रही है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा और कहाँ तक समझा। तो ऑप्शन डी सही है। अगला देखिए, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। परिवार, संबंध, भावनाएं किससे संबंधित हैं? समूह, समूह शब्दावली, थीम आधारित शब्दावली, शब्दजाल या शब्द समूह। परिवार, संबंध, भावनाएं यह थीम आधारित शब्दावली है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल सोनिया टीचिंग क्लासेस पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? क्या कहा गया सही नहीं है, इस पर ध्यान रखिएगा। पुस्तकालय एक भंडारगृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन का व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। ये सभी इसके पॉजिटिव आंसर हैं। इसका जो नेगेटिव आंसर है वह है पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है। यह गलत है, क्योंकि सस्वर पठन का मतलब क्या होता है? तेज तेज पढ़ना, सुर लय ताल के साथ पढ़ना। तो आप पुस्तकालय में जाकर इस तरह पढ़ सकते हैं तेज तेज, और जो बच्चे रहेंगे उनको डिस्टर्ब होगा ना। तो यह कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है बी, क्योंकि हमसे सही नहीं पूछा गया है। अगला देखिए, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए? डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, सटीकता, ध्वन्यात्मक बोध, ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, दृश्य साइट शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान। ये दृश्य साइट शब्दावली क्या है? जो यहाँ पर ये शब्द लिखे हैं ना, यही है दृश्य साइट शब्दावली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। एग्जाम्पल के लिए समझिए आप, जैसे यह प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न पढ़ रहे हैं तो प्रश्न को आपने डिकोड किया, फिर उसके बाद उसका मतलब समझा कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, तभी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे ना। यही है इस प्रश्न का मतलब, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके, तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को ना करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके, मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके। क्या कह रहा है प्रश्न? एनसीएफ द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, बस यही है। जहाँ पर विभिन्न आयाम आ जाए, विभिन्नता यानी अलग अलग चीज़ें दर्शाई जाएं, समझिए वह ऑप्शन आपका सही होगा। इसका सही ऑप्शन है ए वाला, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।